आज इस शुभ अवसर पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जब आपने शिक्षा का केंद्र एक लाइब्रेरी की स्थापना अपने मेहनत के, अपने संघर्षों के जो संसाधन जुटाए उनसे की है, अपने बलबूते की है, किसी से मांगकर नहीं की है। और बाबा साहब की एक खूबसूरत प्रतिमा का अनावरण भी आपने आज किया है। ऐसे अवसर पर आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, कुछ बात रखने का मौका मिला है। प्रतिमा का अनावरण हुआ, लाइब्रेरी बनी, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने ऐसे ही इतना संघर्ष किया कि एक छोटे से स्कूल के लिए, जहां 5-7 बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेस मिल जाए, बैठने के लिए जगह मिल जाए, उसके लिए भी आज से 175-76 साल पहले महात्मा फुले को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। आप लोगों ने महात्मा फुले के बारे में सुना होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले पुणे में सब संघर्ष शुरू करते हैं, 1848 में संघर्ष शुरू करते हैं। उनके संघर्ष की चेतना जहां से आती है, अगर घटना को भी आप ठीक से समझ लें तो आपको पता चलेगा कि आज आप कहां खड़े हैं। आपको पता चलेगा कि आपके 4 घंटे के समय निकालने के लिए, ताकि आप सुविधाजनक तरीके से बैठ सके, 40 साल का जीवन महात्मा फुले ने लगाया। 40 साल अपने जीवन के बाबा साहब ने लगाए, रात दिन जाग जाग कर लगाए, भूखे पेट रहकर लगाए, और उसके बाद मान्यवर काशीराम ने उतना ही समय लगाया है। तब जाकर आज आपको मेरे ख्याल से 4 घंटे के लगभग प्रोग्राम होगा। उस 4 घंटे में आप शांतिपूर्वक बैठ सकें। इन लोगों ने सैकड़ों साल अपना जीवन त्यागा, अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर आपके लिए ये परिस्थितियां निर्माण की है। आज से 75 साल पहले महात्मा फुले को जब पता चला कि जाति इतना खतरनाक यहाँ का व्यवस्था है कि जब अपने से कम शिक्षित ब्राह्मण की शादी में केवल शामिल होने के लिए जाते हैं, तो इसलिए अपमानित किया जाता है कि वो उनसे नीची जाति के हैं। कौन सी नीची जाति के हैं? जो आज इस होड़ में लगे हैं कि उन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिया जाए। आज भारत की तमाम पिछड़ी जातियां इसी होड़ में लगी हैं, और बुरी पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले महात्मा फुले, मानी सैनी कुशवाहा जैसे पिछड़ी जाति में, खेती बाड़ी करने वाली पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले महात्मा फुले, तब की अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण थोड़ी सी शिक्षा हासिल करने का मौका मिला, तो उन्हें लगा कि शायद शिक्षा मुझे हासिल हो गई तो शायद सारा समाज बदल गया होगा, और इस कारण से ब्राह्मण की शादी में शामिल होने मित्र तवस चले जाते हैं। उनको वहां धक्के दिए जाते हैं, नीच कहा जाता है, अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने के लिए कि हाथी का पैर रखकर इसको मारा जाए, क्योंकि इसने ब्राह्मण के साथ बराबर चलने की बराबरी की हिम्मत की है। इस बात से दुखी होकर, इस बात पर जागकर महात्मा फुले सोचते हैं, विचारते हैं, और जब उनको चेतना आती है तो वो समझते हैं कि ये जंजाल इतना गहरा जंजाल है कि यहाँ जन्म से लेकर मरण तक जाति पीछा नहीं छोड़ती। आपकी सांस पीछा छोड़ दे सकती है, लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ती। इस भयानकता को समझकर उन्होंने इसके कारण को समझा कि ये जाति के सताए हुए, जाति के दबाए हुए लोग जाति को स्वीकार करके कैसे जानवरों का जीवन जीते हैं। तो उन्होंने जाना कि इसका मुख्य कारण है इनको इनकी गुलामी का एहसास नहीं है। गुलामी का एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि इनको गुलामी के एहसास होने के लिए जो जरूरी चीज है, जो ज्ञान है, वो है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि इनके वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए जिनसे उन्हें जागरूकता आ सके। इनकी शिक्षा बंद कर दी गई। शिक्षा हासिल करने के, सुनने के भी अगर ज्ञान की बात सुन ले तो कानों में सीधा पिघला दिया जाए, ऐसी व्यवस्था इस समाज में निर्मित हुई है। इस कारण से सैकड़ों साल, हजारों साल के इस कारणों से, इस व्यवस्था से पीड़ित होने के कारण इस समाज को अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, और ये जानवरों जैसा जीवन जीता है, लेकिन कोई विद्रोह नहीं करता। जानवर को भी मारा जाए तो गुस्से में उसे मौका मिले तो वो भी कभी बदला ले ले, लेकिन ये इतनी भी हिम्मत नहीं करता कि अपने शोषण का बदला ले सके। इस बात को महात्मा फुले ने गहराई से समझा, और शिक्षा को हथियार बनाकर आपके लिए शिक्षा का काम शुरू किया। लेकिन जब आप काम शुरू करते हैं,
शासक से जब संघर्ष करते हैं, शोषित लोग जब भी शासक से संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने की सोच भी बनाएंगे, तो शासक बिलबला उठता है, परेशान हो जाता है और वो सारे रास्ते फिर से खोजने लगता है कि कैसे इस चेतना को फिर से दबाया जाए। महात्मा फुले ने 1848 से जागरूकता हासिल करके 1850 से शुरू किया और 3 स्कूल 3 साल में बनाकर खड़े किए, अंग्रेजों की मदद से खड़े किए, क्योंकि अंग्रेज तो यहाँ शासन चलाने आए थे, उनको जो लाभकारी लगेगा उसकी मदद करेंगे। महात्मा फुले ने अपनी बुद्धि के बल पर उनसे मदद ली और मदद लेकर उनकी सहायता से 3 स्कूल खड़े किए। लेकिन जैसे ही 3 स्कूल खड़े किए, यहाँ के ब्राह्मणों ने पुणे में उनका बसना चल सका तो उत्तर भारत की बैंक में जाकर मेरठ से लेकर ग्वालियर तक में ऐसा षड्यंत्र किया कि जिसको आपकी स्वतंत्रता का पहला आंदोलन बताया जाता है, वो आपकी गुलामी का आंदोलन था। उसमें दोबारा जो आपको थोड़ी सी चेतना महात्मा फुले के कारण पैदा हुई थी, उसको खत्म करने के लिए वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया और उसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने महात्मा फुले को दी जाने वाली मदद कर दी। कौन सी मदद बंद कर दी? वो मदद बंद कर दी जिससे आपकी शिक्षा का, आपकी मुक्ति के द्वार खुलने वाले थे और खुल रहे थे। लेकिन महात्मा फुले ने हिम्मत नहीं हारी और फिर सरकार और यहाँ की समाज व्यवस्था, गैर बराबरी की समाज व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और 40 साल के संघर्ष में वो रास्ता तैयार किया कि जिस सरकार ने आपके यहाँ की व्यवस्था के दबाव में आकर आपकी शिक्षा के लिए जो केंद्र थी खुले थे उनको बंद किया, उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली महात्मा फुले के संघर्ष के कारण कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं और जो पिछड़ापन हमारे 15-20 सालों में आपके जो काम बढ़ना था उसको तेजी से हम बढ़ाएंगे, ऐसी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और 1882 में हंटर कमीशन नाम का एक आयोग बना, उसके माध्यम से आपकी शिक्षा के रास्ते खुद दोबारा खुले। इस हद तक रास्ते खुले, इस हद तक जागरूकता आई कि महात्मा फुले जब 1890 में चले गए और 1894 में उसी जगह पर, उसी महाराष्ट्र में कोल्हापुर के राजा बनने का नंबर, महाराज बनने का नंबर जब साहूजी महाराज का आता है, जो कुर्मी जाति में, वो भी एक पिछड़ी जाति में पैदा हुए, दलितों को तो गिनिए ही ना, वो तो जानवर के अवस्था में इससे निकलने की चाहत ही पैदा नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन पिछड़ी जातियों के साथ में क्या टोटल हो रहा है कि 1894 में साहू महाराज अपने ही राज्य में उनको राजा बनाने से मना कर देती है ये व्यवस्था। कहती है आप अपने घर के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि आपके घर के मालिक बनने की चाबी हमारे पास है, आपको आशीर्वाद हम देंगे तब बनेंगे, और हम आपको आशीर्वाद नहीं देते क्योंकि आप हमारी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से राजा बनने लायक नहीं है, क्योंकि आप नीची जाति में पैदा होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके ही घर का मालिक आपको कोई दूसरा बनाए, मेहनत आप करें, घर आप बनाए, घर आपका हो, लेकिन आप बिना यहाँ किसी दूसरे की अनुमति के अपने घर में भी प्रवेश ना कर सके। क्या आपने ऐसी कभी सोचा है कि क्या स्थिति रही होगी कि एक राजा को भी यह अनुमति नहीं है कि वो अपने राज्य का राजा बन जाए? उस व्यवस्था से महात्मा फुले के लोगों ने उनको मदद दी, उनको सहायता दी और उनको राजा बनाया। साहू महाराज ने आगे बढ़ाया महात्मा फुले का जो 40 साल का संघर्ष था उसको और आगे बढ़ाया, आपकी मुक्ति के और रास्ते आगे बढ़े। और जिस व्यवस्था से आज आप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कौन सी व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? आरक्षण से प्रभावित होते हैं। आरक्षण सबको लोग आता है, जो पढ़ने जाता है उसको भी बताते हैं, और जो नौकरी कर रहा है उसको भी, और जो रिटायर हो गया उसको भी याद आता है कि मैं इस व्यवस्था का लाभ लेकर यहाँ तक बढ़ा। तो वो व्यवस्था लागू करने वाले छत्रपति साहूजी महाराज थे। 1902 में उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि जिनको हजारों सालों तक पीछे रखा गया, हजारों सालों तक दबाया गया, उनको एक दिन में ऊपर नहीं लाया जा सकता। बिना विशेष प्रावधानों के, बिना विशेष मौके दिए, अतिरिक्त मौके दिए उनको आगे नहीं लाया जा सकता। और साहू महाराज ने भी वही रास्ता, जो महात्मा फुले का रास्ता छोटा था, लाखों संघर्षों के कारण उन्होंने ही अपने राज्य में एक चाय की दुकान खुलवाकर पहले ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि खुद राजा होकर एक अछूत के हाथ से, जो आज का शेड्यूल कास्ट है, वो उस समय का अछूत था, जिसको देखना छूना भी अपमानित माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। उस समाज व्यवस्था में छत्रपति साहू महाराज ने एक चाय की दुकान खुलवाकर और खुद अछूत के हाथ की चाय पीने जाते, तो और दूसरा आरक्षण की व्यवस्था करके जिनको हजारों साल से मौके नहीं मिले थे उनको आगे बढ़ने के मौके उपलब्ध कराए। छत्रपति साहूजी महाराज भी हमेशा नहीं रहने वाले थे, नहीं रहे। उसके बाद 1920 में, जब 1916 में बाबा साहब विदेश से पढ़कर वापस आए
ज्ञान का अथाह सागर बनकर वापस आए, तो यहाँ बाबा साहब की सबक से दुनिया भर के विद्वान प्रभावित हुए। तो भारत के जो जागरूक लोग थे वो भी प्रभावित हुए, उनमें साहू महाराज भी प्रभावित हुए। और साहू महाराज की जो निकटता बाबा साहब से बनी, तो उस निकटता का परिणाम 29 साल का युवा कोल्हापुर के एक मान गांव में की एक सभा में बैठता है, और उस सभा में छत्रपति साहू जी महाराज ये उम्मीद जताते हैं कि ये 29 साल का युवा आपके भविष्य का नेता होगा। क्यों नेता होगा? क्योंकि इसके अंदर आपके लिए मर मिटने की चाहत है, इसके अंदर गुलामी से निकलने की झटपटाहट है। इसको मंजूर नहीं है अपना सुख, इसको मंजूर नहीं है उनकी अपने समाज को गुलामी की अवस्था में देखना। इसलिए ये आपका नेतृत्व कर सकता है। और बाबा साहब ने साहू महाराज के उस उम्मीद को अपने जीवन में लाखों कष्ट देकर, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा भी कि कैसे उन्होंने 4 बच्चे गवा दिए, कितना संघर्ष किया। जब उनको अपने जीवन की किसी भी सुख सुविधा से, जो दुनिया का कोई भी विद्वान सुख सुविधा लेता उससे ज्यादा सुख सुविधा वो ले सकते थे अपनी विद्वता के आधार पर, लेकिन उन्होंने सुख सुविधा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने यहाँ की तपती धूप मिट्टी में पैदल चलकर, रात दिन भूखे रहकर संघर्ष किया। किस लिए संघर्ष किया? कि मैं अपनी मुक्ति नहीं चाहता, मेरे लाखों लोगों की मुक्ति चाहता हूं, इनके बिना मेरी मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बाबा साहब ने आपको पानी पीने से लेकर, आप पढ़ने की व्यवस्था से लेकर, संसद में जाने तक की व्यवस्था अपने 40 साल के संघर्ष के कारण करके दिखाई। रात दिन एक करके जो गुलाम थे, जिनको बस्ती में आने की अनुमति नहीं थी, उनको संसद के शीर्ष पर जाने का रास्ता बाबा साहब ने दिखाया। इसलिए बाबा साहब की स्टैच्यू में हमेशा उंगली संसद की तरफ दिखाई देती है। आप सोच सकते हैं क्या परिवर्तन है। आप पैदा होते हैं, आपके तमाम यहाँ ऐसे लोग होंगे जो पैदा होते हैं तो उनसे एक ही उम्मीद की जाती है, पैदा हो गए, अच्छी पढ़ाई करना, बुद्धि हासिल करना, सुख अपने सुख के लिए जीवन को एक स्थायी तत्व देना, कोई नौकरी ले लेना, कोई कारोबार बना लेना। लेकिन बाबा साहब आपको केवल अपना पेट पालने के लिए नहीं जीवन अपना कुर्बान किया था, बल्कि ये बताने के लिए कुर्बान किया था कि मैं अकेला अगर लाखों लोगों की मुक्ति का रास्ता खोल सकता हूं, तो आप मेरे संघर्ष के कारण जो लाखों लोग लाभान्वित होंगे, वो इस देश में हवा भी आपके बगैर ना चले, ऐसा माहौल बना देना। लेकिन बाबा साहब चले गए, 1956 में चले गए। उसी 1956 में आगरा में भाषण देकर गए कि मैं 40 साल संघर्ष करके भी आज जब चारों तरफ देखता हूं, तो ये समाज का जो कारवां है, ये जो आंदोलन है, मुक्ति का आंदोलन है, इस आंदोलन को एक टेंट की तरह, एक तंबू की तरह देखता हूं, और इस तंबू में खुद को एक बम्बू की तरह देखता हूं। लेकिन ये बम्बू कब चला जाए, उम्र हो चुकी है, और इस बम्बू की जगह लेने वाला कोई दूसरा बम्बू मुझे दिखाई नहीं देता। 40 साल के संघर्ष के बाद भी समाज में वो हिम्मत पैदा नहीं हो पाई कि जो बाबा साहब की आगे आकर कह सके कि बाबा साहब अगर आप नहीं भी रहे, इंसान है, इंसान की जीवन की सीमा है, कि आप नहीं रहे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, एक ऐसा युवा खड़ा नहीं हुआ। उस निराशा में बाबा साहब अपना काम करके चले गए। महापुरुष है, एक ऐसे वृक्ष की तरह होते हैं कि अगर वो गिर भी जाए तो उसके बीज जमीन में अपनी जगह तलाशने लगते हैं, और उनके विचारों ने वो जगह तलाशी। बाबा साहब 1956 में चले गए, लेकिन बाबा साहब के जो चेले चपाटे थे वो तो आंदोलन को सही दिशा नहीं दे पाए, उतनी ऊर्जा नहीं दे पाए, उतनी समर्पण भाव से उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए कि उसको कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंचा सकते जो बाबा साहब का सपना था। लेकिन पंजाब में पैदा हुआ एक व्यक्ति जब महाराष्ट्र में नौकरी करने आता है और बाबा साहब के बारे में सुनता है और जाति शोषण के बारे में देखता है, अपनी खुली आंखों से देखता है, तो उसके अंदर ये चेतना जागती है। और 1964 में बाबा साहब के जाने के लगभग 8 साल बाद उसके अंदर ये बेचैनी पैदा होती है कि ये जातीय व्यवस्था जो इंसान को इंसान नहीं मानती, इस व्यवस्था के लिए भोले बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके समाज को तैयार किया, लेकिन ये समाज उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आज भी समर्पण भाव से काम नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं कर रहा तो फिर उन्हें महात्मा फुले की एक बात याद आई कि सोया हुआ समाज जागे हुए व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जागे हुए व्यक्ति की फिर भी जिम्मेदारी बनती है कि सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास जारी रखे। और ये उम्मीद उन्होंने जताई
कि मैं आप नहीं कर पाए, कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मुझे समझ में यह बात आती है तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। और 1971 में 6-7 साल संघर्ष को समझा, समाज को समझा, और 1971 में ये दावा ठोक दिया कि अपने जीवन का एक एक क्षण समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगाऊंगा। 1971 से लेकर 2003 तक कांशीराम जी ने इतना संघर्ष किया है कि अगर मैं उसकी व्याख्या करने बैठूं तो शायद 2-4 दिन का भी पता ना चले। एक एक क्षण से इतना संघर्ष किया। आप सोच सकते हैं कि एक वैज्ञानिक नौकरी छोड़कर समाज के लिए, जब उसको समाज सम्मान नहीं देता, उस समाज उसकी भूख प्यास का ख्याल नहीं रखता शुरू में, तो वो आदमी अपने उद्देश्य से भटकता नहीं, पीछे नहीं जाता, मंडी में जाकर बोरी उठाता है कमर पर भूखे से, ताकि ये समाज का जो समर्पण उसके अंदर पैदा हुआ है ये कमजोर ना हो। और उस अवस्था से निकल कर कांशीराम जी पूरे उसी समय उसी रफ्तार से दोबारा कारवां को स्थापित करते हैं। और जो लहर महाराष्ट्र में बनी थी कि भाई बाबा साहब कहकर तो चले गए कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, आप इस देश के शासक हो, लेकिन ये हो सकता नहीं। बाबा साहब कह गए, लेकिन हमें तो लगता है कि ये हो सकता नहीं। पूरे महाराष्ट्र में जब ये लहर चल रही थी तो कांशीराम ने कहा कि अगर बाबा साहब ने कहा है तो ये होगा और होकर रहेगा, और मैं इसे करता रहूंगा। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। करने का भाव, कोई चीज असंभव नहीं है अगर आपके अंदर समर्पण है तो। ये बात मान्यवर कांशीराम साहब ने महाराष्ट्र वालों से कही, और महाराष्ट्र को सीख कर, महाराष्ट्र से समझकर निकल गए हिंदी बेल्ट में, उत्तर भारत की बेल्ट में, और उत्तर भारत में जाकर ढूंढते रहे उन चेहरों को, उन लोगों को जो इस कारवां में उनका साथ दे सके। हजारों लोग मिले, लाखों लोगों को तैयार किया। उन्होंने एक ही काम किया, बस 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो कि एक तो अगर बाबा साहब ने कहा है, उन्होंने करके दिखाया है, तो यह हो सकता है। दूसरा यह भाव पैदा कर लो कि या तो होगा या हम नहीं होंगे, या तो आंदोलन सफल होगा या फिर हम नहीं होंगे, तो ये कारवां सफल होकर रहेगा। और कांशीराम जी ने वो उदाहरण पेश किया जो हो सकता नहीं बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, देश के सबसे बड़े राज्य में, सबसे प्रताड़ित राज्य में, जहां बाबा साहब के 40-50 साल बाद भी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, उस राज्य में सरकार बनाकर उस देश की उस राज्य की पूरी कमान, पूरी बागडोर अपने हाथ में लेकर कांशीराम जी ने ये संघर्ष करके दिखाया। लेकिन कांशीराम जी भी अमर नहीं रहने वाले थे, उन्होंने भी अपने जीवन का अंतिम समय तक ये संघर्ष किया। बाद उसके क्या हुआ, कांशीराम जी चले गए, और जिनको फिर कांशीराम जी ने उम्मीद जताई थी, उनको लगा कि कांशीराम जी सारा कुछ करके चले गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो कांशीराम जी ने जो कष्ट उठाया है उसका सुख भी हम भोग लेते हैं। तो जिम्मेदारी की हुई इस आंदोलन की रक्षा करने की, लेकिन रक्षक भी भक्षक बन गए, और जब रक्षक भक्षक बन गए तो आंदोलन को दुश्मन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुद ही आप आंदोलन के दुश्मन बन गए। जिनको मिशन चलाना था उन्होंने कमीशन चलानी शुरू कर दी, और आपका आंदोलन धीरे धीरे बर्बाद हो गया। कुछ लोग जिनको जिम्मेदारी थी बोझ तरह हुए, लेकिन जिम्मेदारी ये भी थी कि नई युवा पीढ़ी, जैसे कांशीराम जी ने देखा कि ये लोग नहीं चला पा रहे, जिनको जो बाबा साहब की जिम्मेदारी कंधों पर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उसका बदल नहीं चला पा रहे, उसको उठा नहीं पा रहे, तो नई पीढ़ी को ये जिम्मेदारी लेनी थी कि ये नहीं चला सकते तो हम चलाएंगे। जैसे कांशीराम ने 71 में जिम्मेदारी ली थी, 1971 में, लेकिन नई पीढ़ी भी किस लालच में पड़ गई, वो भी मनुवादी प्रभाव में पड़ गई, और ब्राह्मणों को गालियां देने और आपसे तालियां बजवाने में पड़ गई। वो हमारी पीढ़ी ने, नई पीढ़ी ने भी क्या किया, कांशीराम जी के बाद वाली पीढ़ी ने भी क्या किया, ब्राह्मणों को गाली दी, आपसे ताली ली। गाली और ताली का खेल 20 साल चलता रहा, और आपको गाली देने की ऐसी, आपको ताली देने की ऐसी आदत पड़ी, और उनको गाली देने की, बोलने वालों को गाली देने की ऐसी आदत पड़ी कि दुश्मनों को जरूरत ही नहीं। आपके लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, सुनते आप हैं, क्योंकि उन मनुवादियों को तो इतना मौका ही नहीं कि आपकी गाली सुनने आएंगे, तो आप ही अपने लोगों से गाली सुनते रहे। गाली तो मनुवादियों को दी गई, लेकिन सुनेंगे तो आप, अब गाली लगेगी तो उसको जिसको जो सुनेगा, तो आप गालियां सुनते रहे और तालियां बजाते रहे, और आंदोलन पीछे चलता गया, क्योंकि आपको हर क्षेत्र में रगड़ने का मनुवादी काम शांतिपूर्वक, गंभीरता से, अपने विचारधारा के प्रति पूरी ईमानदारी से करते रहे।
और आप सोचते रहे कि ताली से जो है आंदोलन चल जाएगा। लेकिन देर सवेर होता है, जब रगड़ लगती है, जब फिर शोषण होता है तो चेतना जागती है। जब आज मनोभाव अपने पूर्ण कठोरता के साथ इस देश में आपको रगड़ रहा है तो फिर से कुछ लोगों में चेतना जागी है, और चेतना का परिणाम ही है कि आज देश भर के बहुत सारे लोग इस बात को समझने में सफल हुए हैं कि भाई जो रास्ता मान्यवर कांशीराम साहब ने दिखाया था, रास्ता उसी को चलना पड़ेगा। ये ताली वाली के काम से काम नहीं चलेगा। मैं भी उनमें से एक हूं जिसको ये बात समझ में आई। जिस दिन समझ में आ गई उस दिन किसी चीज में मन लगना बंद हो गया और अपना पेट भरण पोषण का काम छोड़कर ये प्रण लिया, 2021 में ये प्रण लिया कि भाई अब जो जरूरी काम है वो कर लेते हैं, अपना जीवन तो चलता रहेगा। क्योंकि अब बाबा साहब, महात्मा फुले, साहू महाराज, सारे महापुरुषों के, मान्यवर कांशीराम के कारण ये समाज इतना तो तैयार हो गया है कि ताली गाली का खेल खेलते खेलते भी ये ईमानदारी से काम करने वालों को भूखे नहीं मरने देगा। तो भूखे नहीं मरने देगा तो इसी के लिए जी लेते हैं। इस चाहत को पैदा हुई और ये काम शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये साथ देना भी शुरू किया कि हाँ ये काम कर सकते हैं, तेज गति से कर सकते हैं। क्यों तेज गति से कर सकते हैं कि बाबा साहब तो महाराष्ट्र से अपने महापुरुषों को लेकर गए तो दिखा दिखा कर फोटो पूछते थे कि भाई इसे जानते हो कि नहीं जानते, तो यही आपके मुक्तिदाता है, इन्होंने ही आपकी मुक्ति का संघर्ष किया है जिसके कारण आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन उनके संघर्ष के कारण आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लद्दाख में भी बाबा साहब की स्टेच्यू खड़ी है गोल्डन की, जहां तीक्ष्ण हवा चलती है, और कन्याकुमारी के समुद्र के किनारे भी खड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में भी खड़ी है, तो आपके गुजरात के कोने कोने पर भी खड़ी है। मूर्ति खड़ी है तो विचार भी आ जाएंगे। इस उम्मीद से पूरे देश में इस चेतना को लेकर वापस ये कारवा पुनः दोबारा अपनी रफ्तार से चल सके, उसी तरह से चल सके जिस तरह से पहले चला है। क्यों पहले चला है कि जो बाप मान्यवर कांशीराम साहब एक ही बात कहते थे, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो बाबा साहब लिखकर चले गए, जो बाबा साहब बोलकर चले गए, मैं बस वही कर रहा हूं। आप कुछ ना करें, जो कांशीराम जी ने बाबा साहब को डिकोड करके बाबा साहब को समझाकर आपके सामने रखा है, जो पद चिन्ह बनाए हैं, अगर उन पर भी चलते रहे तो ये कारनामा मंजिल मकसूद तक पहुंच कर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही करना है, जो वो करके चले गए, जो वो कहकर चले गए, उस रास्ते पर चलते रहिए, ईमानदारी से चलते रहिए, कारवा पहुंच सकता है, मंजिल मकसूद तक जा सकता है। उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना आइए। जो आप खुद को कारोबारी बनाना चाहते हैं तो वहां विचारधारा का लाभ लेना चाहते हैं, ना कारोबार चला पाते हैं, ना विचारधारा चला पाते हैं, दोनों को डुबो देते हैं। नौकरी करते हैं तो वो विचारधारा को घूस देते हैं वहां पर, ना विचारधारा को चला पाते हैं, ना नौकरी चला पाते हैं। इस तरह ना समझो के बीच में ना पड़िए, क्योंकि ये भी वही लोग हैं जब इनको वहां पे रगड़ लगेगी, ना नौकरी कर पाएंगे, ना समाज का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रंज तो ये रहेगा गए तो नौकरी कर देते। जब तक इस समझ पर भाग से ना आ जाए कि जो जिस काम को कर रहा है वहां ईमानदारी बरते। अगर कारोबारी बनना चाहता है तो शानदार कारोबारी बने, ऐसा कारोबारी बने तो दुनिया के कारोबारी प्रेरणा ले। अगर कोई किसी भी काम को, किसी भी प्रोफेशन को करना चाहे तो इतनी ईमानदारी से करे कि जैसे बाबा साहब को उनके दुश्मन भी, जब वकालत बाबा साहब ने की तो उनके दुश्मन भी सलाह लेने आते थे कि बाबा साहब ऐसा केस फंसा है, जरा आपकी शक्ल देखो। ऐसे प्रोफेशनल बने तब तो आपकी वैल्यू है। आप ना प्रोफेशनल बनते हैं, ना मिशनरी बनते हैं, ना मिशन में पे बैक टू सोसाइटी करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने आपसे ये नहीं कहा कि आप रात दिन मेरा नाम जपते रहिए। अरे काम करने का बड़ा सरल तरीका बताया बाबा साहब ने। 18 मार्च 1956 को आगरा में ही कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, अपने संसाधन, समय और टैलेंट, बुद्धि का 5% समाज को देते हैं। मुश्किल काम नहीं। 5% कितना बनता है? एक दिन में आप लगभग 16 घंटा खुली आंख से काम करते हैं। 16 घंटा का अगर 5% निकालेंगे मात्र 40 मिनट बनते हैं, तो मुश्किल काम है 40 मिनट विचारधारा पर सोचना, समाज के बारे में सोचना, कुछ करना। रोज नहीं कर सकते, सप्ताह में कर लीजिए। 6 घंटे मुश्किल से करने को होगा। सप्ताह में नहीं कर सकते, महीने में 2 दिन कर लीजिए, 12-12 घंटे देकर कर लीजिए, ये मुश्किल काम है। आप 30 दिन में से 28 दिन अपने लिए जी लीजिए, 2 दिन समाज के लिए काम कर लीजिए, बैक टू सोसाइटी हो गया। इतना करने वाला भी आज तक मैं कई सालों से भारत में घूम रहा हूं, हजारों लोगों से मिला हूं व्यक्तिगत रूप से,
किसी ने नासमझी में, किसी ने कम जानकारी के कारण, किसी के भय के कारण, किसी ने अपने स्वार्थ के कारण। आज तक मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने पे बैक टू सोसाइटी के दायरे में आता हो, यानी बाबा साहब के संघर्ष का डायरेक्ट लाभार्थी हो, और उसने 5% समय और संसाधन नियमित रूप से 2-4 साल भी समाज के लिए दिया। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता। तो हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि हमारा कारवा फेल हुआ। हम सब उसके दोषी हैं अगर ये कारवा फेल हुआ है। और आज जब कुछ बात पीछे चली गई है, कांशीराम जी के जाने के बाद फिर से पीछे चली गई, तो आज ये जिम्मेदारी उन सबकी बनती है। भूल जाइए कि सर्विस वालों की ये जिम्मेदारी है पे बैक टू सोसाइटी करना। आपको जो मुक्त सांसें मिली है, समझिए कि यह आपको एहसान है महापुरुषों का। आपको जो सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, इसके लिए पे बैक टू सोसाइटी करना शुरू कीजिए। और ये नियम बना लीजिए, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो हर दिन का या तो 40 मिनट या सप्ताह के 6 घंटे या महीने के 24 घंटे इस काम के लिए आप देंगे ही देंगे। ये नियम बना लीजिए। कोई इस कारवा को रोक नहीं सकता। कितने भी षड्यंत्रों के बाद ये कारवा रुक नहीं सकता। कारवा रुकेगा तो हमारी नालायकी पर रुकेगा। अगर हम अपनी नालायकी दूर कर ले, हम अपने आपको लायक बना ले, ये इतना लायक बना ले जितना बाबा साहब ने कहा है 5%, बाकी अपने जीवन के लगाइए। 95% अपने जीवन के लगाइए, संसाधन भी, समय भी। 5% समाज के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ये कारवा 50 साल की जरूरत नहीं है। आज आपके महापुरुषों ने इतना काम कर लिया, आप 5 साल नियम से ये कार्य कर लीजिए। 5% पे बैक टू सोसाइटी का 5 साल काम कर लीजिए। 5 साल में इस देश की फिर से वही स्थिति हो जाएगी कि हवा अपनी दिशा बदलेगी तो आपसे पूछ कर बदलेगी। और खास तौर पे मैं यहां बैठे युवाओं और युवतियों से, जिनको ज्यादा सोचना चाहिए। क्यों ज्यादा सोचना चाहिए? कि जिसने जीवन जी लिया वो अगर 2-4 साल गर्दन झुकाकर भी जी ले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी तो गर्दन उठने का समय अब आया है। तो कसम खा लीजिए, सोच लीजिए, प्रण कर लीजिए कि जो भी सोचता है, अगर कोई ज्यादा उम्र में भी अपने आप को युवा सोचता है तो उसको भी औलादी नहीं, क्योंकि युवा की परिभाषा ये नहीं कि साहब उम्र होगी तभी युवा है। अगर मन में जज्बात है तो हर कोई युवा है। तो वो हर युवा ये प्रण कर ले कि अगर जिएंगे तो इस आंदोलन के लिए जिएंगे, मरेंगे तो इस आंदोलन के लिए मरेंगे। इतना सोचने के बाद इस कारवा फिर से रफ्तार पकड़ने लगेगा और हम सब मिलकर अपनी मुक्ति का रास्ता अपने आप बना सकते हैं। कोई दूसरा हमारी मुक्ति का रास्ता बनाएगा नहीं। गुलामी जरूर हमारे लाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, क्योंकि गुलाम आजाद सोचों को मंजूर नहीं है। वो सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन गुलामों को गुलामी से बाहर निकलने दे, ऐसा उनका कभी मन नहीं। जब आप झटपटाते हैं, मुक्ति का आंदोलन चलाते हैं या मुक्त होने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आत्मा मिलमिलाती है और वो फिर से आपको गुलाम बनाने के लिए हर काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, उनको रहने दीजिए परेशान, उनको सोचने दीजिए, उनको करने दीजिए षड्यंत्र। आप अपने महापुरुषों के रास्ते पर ईमानदारी से उसी बात से चलने लगिए जिस बात से महात्मा फुले चले, साहू महाराज चले, बाबा साहब चले, काशीराम चले। इस कारवा को 1000 षड्यंत्र के बाद नहीं रोका जा सकता। उनको 100 साल षड्यंत्र करके आपका कुछ बुरा करना पड़ता है। आप 5 साल ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलकर अपने लिए तो मुक्ति का रास्ता खोलेंगे, उनको भी सुरक्षा दे देंगे। उनकी तरह आप उनको गुलाम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप मानवतावादी लोग हैं। आपके महापुरुषों ने आपको मानवतावादी विचारधारा दी है। अपनी मुक्ति के आंदोलन के लिए, अपनी आजादी के लिए, सम्मान के जीवन के लिए, सम्मान के जीवन के लिए प्रणबद्ध होइए। सोचिए कि ये कारवां जो महापुरुषों से आज यहाँ तक पहुंचा है, इसको पीछे नहीं जाने देंगे। जो बीत गया तो बीत गया, जो भूल हुई तो भूल हुई, लेकिन अब बस अब नहीं। अब हमें इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना, समझ के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है, बुद्धि का हथियार। इसको जितना विकसित कर लेंगे उतनी तेजी से बढ़ जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप इस बारे में सोचेंगे, गंभीरता से सोचेंगे, कुछ सीखने सिखाने का काम, महापुरुषों के कारवा को पुनर्स्थापित करने का काम हमने शुरू किया है। भविष्य में आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत और जय मान्यवर काशीराम।